Hello students, welcome back to the class of 12th physics. I hope all of you will be okay and are constantly doing your studies. Then इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की। ये 12th फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ गए। तो यहाँ पर गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब नहीं पता तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर आप देख लो, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस होता है और उससे जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती हैं वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझ गए। अगर डिटेल देखनी है तो वीडियो देख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, समझ गए। तो देखो अब गॉस थ्योरम क्या होती है, देखो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस, यानी कि हमने क्लोज सरफेस कंसिडर किया और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे लिखते हैं, फाई ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसलिए हमको फाई ई से डिनोट कर देते हैं। इज इक्वल टू द, यानी कि ये इक्वल होगा चार्ज एनक्लोज, यानी कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो, तो अंदर चार्ज क्या है क्यू डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी, डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी, और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, यानी वैक्यूम का, वैक्यूम में परमिटिविटी है, समझ गए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता होगी आपको, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। इसको नहीं पता वो नोट कर लो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ गए। यानी कि चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी, या आप ये भी कह सकते हो कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड का मतलब है कि इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो, समझ गए। इसका प्रूफ देखो, ये चीज हमें प्रूव करनी है तो इसका प्रूफ देखो किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। क्लोज सरफेस है, उसके अंदर हमने एक चार्ज Q यहां कंसीडर कर लिया और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी बाहर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होगी, बाहर की तरफ, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, समझ गए। अच्छा, इस पूरे सरफेस में से हमने एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट मान लिया, मान लो ये वाला सरफेस स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया सरफेस का, है ना। पूरे का सरफेस एस है, सरफेस एरिया एस है, तो स्मॉल एलिमेंट को हम क्या किससे लिख दें, ds से डिनोट कर दें, समझ गए। तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा देखो, जिसने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आता ना, मैं बार बार बता रहा हूं, तो दोनों का लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से एक बार एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों पढ़ सकते हो, समझ गए। तो हमने एक स्मॉल सरफेस कंसीडर किया, उसको हमने किससे डिनोट किया, ds से। तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, बिल्कुल सरफेस के नॉर्मली परपेंडिकुलर, है ना। तो मान लो हमारे पास ये सरफेस है, सपोज करो हमारे पास ये पूरा सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, बिल्कुल इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर, समझ गए। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, ये वाली, और उसको हम डिनोट करते हैं n यूनिट वेक्टर से। नोट करना है उसको, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन को हम n कैप से डिनोट करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे E की डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में n कैप है, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, समझ गए। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वेक्टर में लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, समझ गए। और यहां देखो पोजीशन वेक्टर का यूज कर रहे हो तो यहां यूनिट वेक्टर भी यूज करना पड़ेगा, समझ गए। इसकी वैल्यू 1 होती है, बस ये खाली डायरेक्शन बताने के काम आता है, समझ गए। ये खाली डायरेक्शन बताएगा, है ना। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप r मान लो, तो r यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी ये हो गई, समझ गए। r यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, r यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी, लेकिन ये खाली डायरेक्शन को बताने का काम आता है। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। तो यहां पे देखो एरिया वेक्टर तुमने पढ़ा था, एरिया एलिमेंट वेक्टर तुमने पढ़ा था ना, उसके ऊपर अगर वेक्टर लगा रहा हूं तो किसके बराबर होगा, ds n यूनिट वेक्टर, ये तुम्हें आता है भाई, समझ गए। तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो,
ठीक है, तो फ्लक्स किसके बराबर होता था, फ्लक्स किसके बराबर होता था, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस, तो ई की वैल्यू आपको पता है और डीएस की वैल्यू आपको पता है, तो दोनों को पुट कर दो तो फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स हमारे पास क्या आ गया, क्लोज इंटीग्रल ई की वैल्यू क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इनटू में आर कैप इनटू डीएस वेक्टर की वैल्यू क्या है, डीएस एन यूनिट वेक्टर, है ना, डीएस एन यूनिट वेक्टर। तो यहां से फ्लक्स किसके बराबर आ गया, देखो यहां से फ्लक्स किसके बराबर आ गया, क्लोज इंटीग्रल 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डीएस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डीएस को इस तरीके लिख दो और आर यूनिट वेक्टर को दोनों को इकट्ठा लिख लो, आर कैप इंटू एन कैप। देखो ये दोनों डायरेक्शन बताने के काम आते हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है 1 के, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो गया, तो खाली क्या बचा 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डीएस, समझ गए। तो यहाँ पे ये जो है ना इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 1 के बराबर, ठीक है। तो फाई ई किसके बराबर हो गया 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, सारी चीजें की क्या है कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया डीएस, और ये तो 1 था ही, समझ गए। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो टोटल सरफेस एरिया बच गया, तो मेरे पास फाई ई क्या आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर, और सरफेस एरिया क्या होता है 4 आर स्क्वेयर। ये स्फेरिकल सरफेस है तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा 4 आर स्क्वेयर, तो 4 से 4 आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर, तो क्या बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो फ्लक्स आया वो किसके बराबर आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू यहां पर कौन सा है जो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड के लिए आप ऐसे लगा सकते हो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन, या फिर इनसाइड भी लिख सकते हो, है ना, इनसाइड का मतलब भी यही है कि इसके अंदर जो चार्ज है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्रूव हो गया, ये हमें क्या करना था प्रूव करना था, समझ गए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये थी गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में आपको मेनली क्या ध्यान रखना है, तो स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, ऊपर से फॉर्मूला ये और इसका प्रूफ, है ना। प्रूफ में क्या है कि मेनली आपको एरिया वेक्टर याद रखना है और दूसरी चीज याद रखनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको नहीं आते ना तो एक बार देख लेना डिस्क्रिप्शन में, है ना, लिंक दे रखा है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है, समझ गए। जो आसान तरीके से करना चाहता है ये भी आसान ही है ना, लेकिन जो इसको और भी शॉर्ट बनाना चाहता है ना, तो उसके लिए क्या है कि आप वेक्टर का यूज करना बंद कर दो, आप वेक्टर का यूज करना बंद कर दो। अगर आप मान लो यहाँ पर वेक्टर यूज नहीं करोगे, सपोज करो आप यहाँ पर वेक्टर यूज नहीं कर रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, मैं रफ कर रहा हूँ, आपने यहाँ वेक्टर यूज नहीं किया तो यहाँ भी यूनिट वेक्टर यूज नहीं करोगे, तो ई की वैल्यू ये आ गई, इसका कोई रोल नहीं है। अगर वेक्टर यूज नहीं कर रहे तो इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको तो स्किप कर दो, इसको तो स्किप कर दो, है ना। इस वाले स्टेप में क्या करना है आपको, ई की वैल्यू रखनी है, रख दोगे, ई की वैल्यू रख दोगे, कैप तो हट जाएगा, आर कैप तो हट जाएगा, है ना। उसके बाद क्या रहेगा, एन कैप हट जाएगा, खाली डी एस बच जाएगा। देखो ई की वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दी और इंटू में डी एस, इंटू में डी एस, समझ गए। ये की पूरी वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे रख दी, इंटू में डी एस, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर लिख लिया, ये रहा, और डी एस ये रहा, कट के फिर से सेम यही प्रोसेस आ जाती है, समझ गए। उसमें क्या रहता है कि आपको यूनिट वेक्टर यूज नहीं करना, आपको पोजीशन वेक्टर नहीं लगाना, तो आप ये वाली टर्म जो है उसको स्किप करोगे। आप केवल इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इंटू में डी एस करना है, और डी एस से आपको पता है कि इंटीग्रल होगा डी एस का, तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, और वहाँ से आप 4 पाई आर स्क्वायर कर सकते हो। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल।
तो ये थे गोस थ्योरम।